नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले मैं 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और इस चैनल पे आपको फिजिक्स और इंग्लिश की बैक टू बैक प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। और मैं जीके की वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखना, ठीक है। और पहला प्रश्न है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है ये क्या होता है? तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एम्पियर मीटर स्क्वायर जो होता है, ये जो फॉर्मूला होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M बराबर I इंटू ए जो है ये क्षेत्रफल है और I जो है ये धारा है, ठीक है। और I का क्या होता है? I का विमीय सूत्र ये हो गया है एम्पियर, इसका होगा एम्पियर और इंटू मीटर स्क्वायर। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका हम बीमा कैसे निकालेंगे? तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगर बीमा निकालते हैं तो जो फॉर्मूला निकाला था M बराबर I इंटू ए, तो I का जो होता है ये होता है A, और जो ए का होता है ये होता है L2। तो Al2 इसका विमीय सूत्र होता है, ठीक है। Al2 इसका विमीय सूत्र होता है Al2, ये विमीय सूत्र याद रखें। और मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। और यहाँ से आपको क्या एक्स्ट्रा फैक्ट नज़र आता है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है यह एक सदिश राशि है, ठीक है। आप याद रखें ये सदिश राशि है, ठीक है। सदिश राशि है और इसकी जो दिशा होती है, सदिश राशि है तो इसमें दिशा होगी, ठीक है। सदिश राशि क्या होती है? जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों हों, ठीक है। तो जो इसकी दिशा होती है ये होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है इसकी दिशा, ठीक है। तो यहाँ से आपको सारे एक्स्ट्रा फैक्ट कवर हो गए होंगे, आई होप। अगला देखते हैं, प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या है। तो प्रतिरोध का जो विमीय सूत्र है ये क्या है? आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्यों होगा? क्योंकि जो फॉर्मूला होता है प्रतिरोध का R बराबर होता है B/I। तो B का जो होता है ये होता है वोल्ट पर एम्पियर, इसको ही हम कहते हैं ओम। तो R का जो प्रतिरोध का जो मात्रक है ये ओम होता है, ठीक है, आप याद रखना ओम। और प्रतिरोध की बीमा कैसे निकालेंगे? तो अभी जो फॉर्मूला निकाला हमने R बराबर B/I। तो B का जो विमीय सूत्र होता है ML2T-3A-1, ठीक है, ये निकाला था। ये होता है विभवांतर का, ठीक है। और जो I है ये धारा है, तो इसका होता A। तो जब A जो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ML2T-3A-2, ये हो जाएगी इसकी विमीय सूत्र ML2T-3A-2, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर माइनस का है और ये भी जब ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण का सर्वाधिक मान कहाँ होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है किस जगह होता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ठीक है। जो फॉर्मूला होता है गुरुत्वीय त्वरण का ये होता है G बराबर, जो गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला होता है ये होता है कैपिटल G ME/RE स्क्वायर, ठीक है। जो G दिया है ये G है, जो ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और जो M है ये पृथ्वी का मास है, और जो RE है ये त्रिज्या है, ठीक है। तो जब त्रिज्या जब घटेगी तो ये अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। जब त्रिज्या घटेगी तो ये बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, जो G है ये त्रिज्या के इन्वर्सली है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। जब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। जब ये बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली घटेगा, ठीक है, त्रिज्या। तो हमारी जो पृथ्वी है इस टाइप की है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है, तो इसलिए यहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण यहाँ अधिक होता है और ये डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण कम होता है, ठीक है। ये डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए गुरुत्वीय त्वरण यहाँ ज़्यादा होता है, सॉरी कम होता है, और यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, इसलिए यहाँ पे हाई होता है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण। ये जो पॉइंट हैं ये ध्रुव है और ये हैं विषुवत रेखा। तो आप हमेशा याद रखें विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जब जाएंगे तो ये गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा, ठीक है। जब विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाएंगे तो ये बढ़ेगा, ठीक है, और ध्रुवों से जब विषुवत रेखा पे आएंगे तो ये घटेगा गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है।
आप ये याद रखें। और जो g होता है गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका होता है मान, ठीक है। और इसका विमीय सूत्र हम कैसे निकालेंगे, ये जो मात्रक है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर क्या होता है लंबाई, तो l और सेकंड स्क्वायर मतलब t-2, LT-2 इसका विमा निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको सारे एक्स्ट्रा फैक्ट कवर हो गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 मीटर स्क्वायर है यहाँ, ठीक है। 2 मीटर स्क्वायर के त्वरण से ब्रह्मावस्था से प्रारंभ की गई गति साथ एक कार की गति के साथ एक कार तीसरे सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, जो ये दिया है ये है ए मतलब त्वरण दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है ब्रह्मावस्था, तो u बराबर 0। तो एक फॉर्मूला होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होता है एक फॉर्मूला। तो जब u की जगह हम 0 लिखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और जो s है, s हमको ज्ञात करना है, ठीक है। दूरी हमें ज्ञात करनी है, यहाँ पे जो दूरी हमें तय करनी है, ठीक है। तो दूरी बराबर हो जाएगा हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पे तीसरे सेकंड है ना, ठीक है। तो t बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हाफ 2 दिया है त्वरण, ठीक है, गुणा 2 और इंटू टी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे तीसरे, यहाँ पे है तीसरे सेकंड, तो 3 त्रिका 9, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 9 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी में दिया है 9 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तब क्या करता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। आप याद रखना ये चीज़, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जब कोई इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा। तो टेलीफोन लाइन में जो प्रवाहित ऊर्जा होती है, ये कौन सी ऊर्जा होती है, तो ये वैद्युत ऊर्जा होती है, ठीक है। वैद्युत ऊर्जा होती है टेलीफोन लाइन में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बर्नौली समीकरण किससे संबंधित है। तो बर्नौली जो प्रमेय है, समीकरण है, ये है द्रव्यों के प्रभाव। जो द्रव्यों का प्रभाव है, इस पे ही बर्नौली का प्रमेय आधारित है, और बर्नौली का समीकरण भी द्रव्यों के आधार पर संबंधित है, ठीक है, द्रव्यों का प्रभाव। और अगला है, गुरुत्वाकर्षण का नियतांक कैपिटल जी का मान कितना होता है। तो जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है कैपिटल जी, इसकी जो वैल्यू होती है, ये क्या होती है, सभी ग्रहों पर समान होती है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, सभी ग्रहों पर समान रहता है जो कैपिटल जी, ठीक है, आप ये याद रखना। और कैपिटल जी की जो फॉर्मूला होता है एफ बराबर G(m1m2) अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। तो इसका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1m2, ठीक है। ये हो जाएगा कैपिटल जी की फॉर्मूला, ठीक है, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसका मात्रक निकालेंगे, कैपिटल जी का जो मात्रक निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एफ का होता है न्यूटन और आर स्क्वायर का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे 2 द्रव्यमान दिए हैं, तो द्रव्यमान मतलब किलोग्राम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। और इसकी हम यहाँ से हम विमा निकाल लेंगे, तो इसका जो निकला था एफ आर स्क्वायर अपॉन m1m2, ये निकला था हमारा फॉर्मूला निकला था गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, ठीक है। तो F जो है ये क्या है, बल। तो बल का क्या होता है, ml2t माइनस, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है, जो बल का होता है यहाँ पे जो फॉर्मूला निकाले थे एफ आर स्क्वायर अपॉन m1m2 जो निकाले थे, तो यहाँ पे जो बल की होती है, ये होती है mlt-2, ठीक है। ये होता है बल का विमीय सूत्र। और L2 हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यहाँ दिया है ये, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा m, और यहाँ पे भी m हो जाएगा, ठीक है। ये द्रव्यमान 2 दिए हैं, तो 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा m-1 L, यहाँ पे 2 और एक 1 ml3t-2। तो इसका जो विमीय सूत्र हो जाएगा m-1 L3t-2, ये हो जाएगा विमीय सूत्र गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होता है, वैल्यू जो होती है
6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, आप ये वैल्यू याद रखें। और यह जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है यह एक अदिश राशि है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है, ये याद रखना आप। अगला प्रश्न है, एक कण ब्रह्मावस्था के समरूप त्वरण के साथ गतिशील है, t सेकंड बाद इसका विस्थापन मीटर में निम्न है। जो दिया है x बराबर 5 + 8t + 9t स्क्वायर, ये दिया है हमें विस्थापन बराबर। ठीक है, विस्थापन बराबर दिया है तो हम एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो dx/dt, t क्यों आया है, dx/dt क्यों आया है, क्योंकि यहाँ t दिया है। ठीक है, पूरे इक्वेशन में t दिया तो dt के हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो 5 का क्या हो जाएगा 0 + 8t का क्या होगा 8 और 9t स्क्वायर का क्या होगा 18t। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, इसका वेग पूछा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा b के बराबर, dx/dt होता है वेग के बराबर। अगर हम इसका एक बार और कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, इसका एक बार और कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा त्वरण। तो हमें वेग चाहिए तो dx/dt करेंगे केवल। ठीक है, तो यहाँ पे हम t बराबर 4 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 दिया है, t बराबर 4, ये t बराबर 4 दिया है तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। 8 प्लस, तो यहाँ पे 18, यहाँ पे जो t दिया है इसकी जगह 4 लिखेंगे, तो 18 × 4, 18 दूनी 36, 18 × 4 18 × 72, 72 + 8, 8 + 72, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 80। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 80 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से अदिश राशि नहीं है। तो अदिश राशि नहीं है मतलब सदिश बताना है आपको। तो इसमें जो अदिश राशि नहीं है तो ये विस्थापन नहीं है, ये विस्थापन जो है ये सदिश राशि है। ठीक है, यह एक सदिश राशि है विस्थापन, और जो चाल, द्रव्यमान और समय, ये तीनों जो हैं अदिश राशियाँ हैं। अगला प्रश्न है, किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलाम आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को हटाना चाहिए। तो यहाँ पे जो Q दिया है, एक फॉर्मूला होता है जो Q बराबर NE फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमें इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा, तो N हमें पूछा है, तो N बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा Q/E। तो Q कितना है, 1 कूलाम। ठीक है, तो 1 कूलाम यहाँ लिख देंगे, अपॉन जो E होता है ये होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये होता है 19 कूलाम। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये ऊपर ये जाएगा, जब 10⁻⁻19 जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻19/1.6। ठीक है, जब इसका हम ऊपर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, लगभग में आएगा 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन जो बी में है इस करेक्ट होगा, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। जब हम जो 10⁻19 है इसमें हम 1.6 का हम डिवाइड करेंगे ना तो लगभग इतना ही आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दाब के संचरण का सिद्धांत प्राप्त होता है। तो दाब का जो संचरण सिद्धांत प्राप्त किससे होता है, तो ये पास्कल का नियम से होता है। ठीक है, दाब का संचरण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, प्रिज्म का विचलन सबसे कम होता है। तो प्रिज्म का विचलन सबसे कम क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनकी हेल्प हो सके। और आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें और लाइक ज़रूर किया करें अगर वीडियो पसंद आती है तो। ठीक है, तो इसमें है प्रिज्म का विचलन सबसे कम होता है। तो किसका प्रिज्म का विचलन सबसे कम होता है, किस रंग का, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जो लाल रंग है इसका विचलन कम होता है, क्योंकि जो ऐसे होता है प्रिज्म हमारा, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है ऐसे, तो यहाँ पे 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो विचलित होती है ये सबसे नीचे वाली विचलित होती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुड़ रही है, और ऊपर वाली सबसे कम मुड़ रही है। ठीक है, जितना ज़्यादा कम मुड़ेगी उतना कम विचलित होगी। ठीक है, तो जो लाल है ये कम होती है, तो लाल सबसे ऊपर होता है और बैंगनी सबसे नीचे होता है। ठीक है, तो बैंगनी सबसे ज़्यादा विचलित होती है। ठीक है, और लाल सबसे कम होती है, ऐसे आप याद रखें। और सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो लाल का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है, और बैंगनी का जो अपवर्तनांक होता है लाल का सबसे कम होता है। ठीक है,
जो अपवर्तनांक है लाल का सबसे कम होता है और बैगनी का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अपवर्तनांक जो बैगनी है, जो ऑप्शन इसमें दिया है, बैगनी का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। जिसका अपवर्तनांक जिस ज़्यादा होगा ये बैगनी का, उस जो ज़्यादा विचलित होगी उसका ज़्यादा होगा और जो कम विचलित होगी उसका कम होगा, ठीक है। और जो तरंग दैर्घ्य है, तरंग सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें लाल, जब खतरों के जो सिग्नल होते हैं वो लाल बनाए जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। तो लाल की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, बैगनी की तरंग दैर्घ्य कम होती है। और अपवर्तनांक लाल का कम होता है, बैगनी का ज़्यादा होता है, क्योंकि बैगनी ज़्यादा विचलित होती है, लाल कम विचलित होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ए बराबर दिया इतना, बी बराबर दिया इतना, इसका मापांक हमें पूछा है, ठीक है। तो मापांक हम कैसे निकालेंगे? तो पहले दोनों को हम जोड़ देते हैं, ए प्लस बी, अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो 3 + 2 तो इतना हो जाएगा 5i और -2j प्लस 3j, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे ये ज़्यादा है तो ये हो जाएगा प्लस j। तो इसका हमें मापांक निकालना है, तो इसका मोड लगा देंगे और इसका हम कर देंगे क्या, अंडर रूट में 5 × 5 = 25, इसका हम स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट के अंदर और इसका भी हम कर देंगे। तो यहाँ पे जो 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 26, √26 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो बी में है इस करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा। तो आपके पास 3 सेकंड है, पहले आप लोग सोच लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम होगा गलन की, जो बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। आप ये याद रखें। और अगर इसको ही हम जो 80 कैलोरी पर ग्राम दिया है, इसको ही हम अगर पूछें किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम में पूछें तो कितना आएगा? तो जो 3.36 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम, ठीक है। क्योंकि जो कैलोरी पर ग्राम है ये CGS मात्रक होता है गुप्त ऊष्मा का, ठीक है। गुप्त ऊष्मा का CGS मात्रक होता है कैलोरी पर ग्राम, और जूल पर किलोग्राम जो है ये होता है SI मात्रक, ठीक है। तो हमने ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगर हम इसको ही पूछते हैं किसमें, SI पद्धति में देखते हैं इसको, तो हो जाएगा 3.36 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम, ठीक है। और जूल पर किलोग्राम गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि C1 तथा C2 धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य धारिता का सूत्र क्या होगा? तो होगा C = C1 + C2। इसमें प्रतिरोध का उल्टा होता है, ठीक है। जब प्रतिरोध में हम देखते हैं तो ये होता है R = R1 + R2, ये होता है श्रेणी क्रम में, ठीक है। ये होता है श्रेणी क्रम में प्रतिरोध में, ठीक है। और 1/R बराबर होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2, ये होता है समांतर क्रम में, ठीक है। यहाँ पे सब उल्टा होता है धारिता में, संधारित्र में। तो धारिता का जो समांतर क्रम में निकालेंगे C = C1 + C2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, और यहाँ से आपको धारिता से क्या याद आता है? धारिता, तो यहाँ से आप धारिता को याद रखें, धारिता। तो धारिता से आपको क्या समझ में आता है? तो C = जो फॉर्मूला होता है धारिता का, ये Q/V। Q यहाँ पे क्या है? आवेश, ये है विभवांतर, ठीक है। तो Q/V अभी मैंने निकाला धारिता बराबर, तो Q का क्या हम निकालेंगे? तो Q होता है कूलाम और ये होता है बोल्ट। कूलाम पर बोल्ट किसके बराबर होता है? फेराड। तो धारिता का SI मात्रक जो होता है ये फेराड होता है, ठीक है। फेराड होता है धारिता का मात्रक। और यहाँ से हम विमा निकालें तो AT होती है विमा इसकी आवेश की, क्योंकि कूलाम आवेश का ही मात्रक है, ठीक है। और यहाँ पे जो दिया है V विभवांतर, इसका होता है mL2T-3A-1, ठीक है। ये होता है ये विभवांतर का, ठीक है, mL2T-3A-1। तो ये सब जब ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? M-1L-2T4A2, ठीक है। M-1L-2 मैं लिख देता हूँ दोबारा से, M-1L-2T4A2, ये निकला है विमीय सूत्र धारिता का, ठीक है। ये निकला है धारिता का विमीय सूत्र, और इसका जो मात्रक होता है ये होता है फेराड। आप ये याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से आपको सारे एक्स्ट्रा फैक्ट कवर हो गए होंगे,
और ये जो गुप्त ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये होता है ऊर्जा बटे द्रव्यमान, ठीक है। ऊर्जा बटे द्रव्यमान होता है गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ से ऊर्जा का क्या होता है जूल, और द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, तो जूल पर किलोग्राम इसका हो जाएगा क्या, मात्रक। और यहाँ से ऊर्जा बटे आवृत्ति से इसका विमीय सूत्र निकालें तो mL2T-2 ये हो गया ऊर्जा का, और द्रव्यमान का होता है m, तो m से m कैंसिल, L2T-2 ये विमीय सूत्र निकल आया, ठीक है। L2T-2 गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र निकल आया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 प्रतिरोध जिनमें से प्रत्येक 5 ओम का है समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो उस परिपथ में 10 वोल्ट विभव से जोड़ा जाए तो उनमें प्रवाहित धारा, ठीक है। तो 1/, यहाँ पे जो प्रतिरोध की बात की गई, ठीक है, प्रतिरोध की बात की गई, तो 1/R बराबर लिखेंगे 1/5, 1/5, 1/5 और 1/5 और प्लस 1/5, तो 1 2 3 4 5, तो नीचे जब सेम है तो ऊपर 5 कर देंगे, ठीक है। 5/5 हमारा हो जाएगा 1, तो R बराबर जो आया ये निकला क्या, 1, तो R बराबर 1 और B बराबर दिया है 10, तो फॉर्मूला होता है B बराबर IR, B बराबर IR होता है फॉर्मूला। तो हमें I निकालना है, तो I बराबर हो जाएगा B कितना दिया 10/R नीचे आएगा तो 1, तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर है, ऑप्शन सी में इस करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कमानी में संचित ऊर्जा, तो कमानी में संचित जो ऊर्जा होती है ये स्थिति ऊर्जा होती है, ठीक है, याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है एक मशीन 600 किलोग्राम के भार को 1 मिनट में 20 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो मशीन का पावर आउटपुट है, तो मशीन का पावर आउटपुट कैसे निकालेंगे, तो जो शक्ति होती है शक्ति बराबर होता है mgh/t, mgh/t होता है फॉर्मूला। तो m का मान कितना है 600 किलोग्राम, तो 600 mg, g कितना होता है 9.8 इंटू जो दिया है 20 मीटर, h है 20 मीटर, 20/t, t कितना 1 मिनट, तो 1 मिनट को हम 60 सेकंड में लिखेंगे, ठीक है। 0 से 0, 2 3 6, 3 बचा, और 3 को हम 600 से काटेंगे कितना बचेगा, तो 600 यहाँ पे था 600 इंटू यहाँ पे था कितना mgh 9.8, और जो h है ये 20 है, अपॉन में क्या है, अपॉन में जो है ये है हमारा क्या 1 मिनट, मतलब mgh/t फॉर्मूला होता है, तो t बराबर 1 मिनट, इसको हम सेकंड में लिखेंगे, तो 0 से 0, 6 से 10 बार कट जाएगा, ठीक है। तो 10 बार कट गया तो ये कितना हो जाएगा, ये 9.8 को 98 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 0 इसमें जब सम्मिलित होगा तो 9.8 20, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा लगभग क्या होगा, लगभग हो जाएगा 960, तो 960 को हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1.96 किलोवाट हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन बी है इस करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन सा संबंध सही है, तो आवृत्ति बराबर होती है 1/आवर्तकाल, तो n बराबर आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल, ठीक है। आप ये फॉर्मूला याद रखें। अगला प्रश्न है एक पिंड प्रतिरोध रहित वायुमंडल क्षेत्र क्षैतिज से थीटा कोण पर बनाते हुए प्रक्षेपित किया जाता है, इसकी गति के दौरान निम्न में से कौन सी राशि नहीं बदलती, तो जो जब यहाँ से कोई ऊर्ध्वाधर फेंकते हैं तो जो क्षैतिज घटक है u cos थीटा ये कभी नहीं बदलता, ठीक है। तो जो क्षैतिज घटक है ये कभी नहीं बदलता, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से प्रकाश की तरंग प्रकृति का उदाहरण नहीं है, तो तरंग प्रकृति का जो उदाहरण नहीं है ये प्रकाश विद्युत प्रवाह उदाहरण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, ठीक है। और आपसे पूछा जाए आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। और यहाँ पे पूछा है आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है ऑप्शन ए इज करेक्ट 0 है। और आपसे वोल्ट मीटर का पूछा जाए तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आप लोगों को बताना है, तो ये हो जाएगा अनंत, तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। मोटर गाड़ी का साइड मिरर कौन सा होता है, तो मोटर गाड़ी का जो साइड का मिरर होता है, जो पीछे की गाड़ी हम देखते हैं जिसमें, तो वो होता है हमारा क्या उत्तल दर्पण, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
अगला प्रश्न है, लघु विकृति में प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होता है। तो जो हमारा प्रतिबल जो है ये विकृति के समानुपाती होता है, विकृति के जो समानुपाती होता है, तो ये हमारा होता है हुक का नियम। तो जो हुक का नियम है ये प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होता है हुक के नियम में, ठीक है। और आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स में बताना है ताप वृद्धि से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।